हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो कक्षा चौथी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे कि जो मैं आगे आपको विषय बताने वाली हूँ वह विषय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है हमें अपना कार्य निर्धारित फिर रिक्त स्थान है में पूरा करना चाहिए और दो ऑप्शन दिए हैं। एक पहला विकल्प है अवधि और दूसरा विकल्प है अवधि। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो पहला अवधि लिखा हुआ उसमें छोटी ई की मात्रा है, जो दूसरा अवधि लिखा है उसमें बड़ी ई की मात्रा है। अब हमारा यहीं पर दिमाग ठनका कि इनमें से कौन सा वाला अवधि हम यहाँ पर लिखें। आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही अवधि के अलग अलग अर्थ हैं। फिर इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, रमेश और सुरेश ने देश पर बैठकर नदी पार की। अब फिर से दो विकल्प, तरनी और तरणी, और दोनों में ही सिर्फ ई और ई की मात्रा का अंतर। लेकिन अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। इसी तरह तीसरा प्रश्न, आज मेरा परीक्षा देश घोषित होगा। परिणाम परिमाण, अब ये दोनों भी थोड़ा सा अंतर लिए हुए हैं। इसी तरह से चौथा, राष्ट्र देश के सभी लोगों ने देश मिलकर निर्णय लिया। अब यहाँ पर हमें दोनों ही विकल्प भरना है। पहला विकल्प है संघ और दूसरा विकल्प है संघ। इन दोनों ही विकल्प की पूर्ति हमें इन रिक्त स्थानों में करनी है, लेकिन कहाँ पर कौन सा वाला आएगा यही हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसी तरह से पांचवा वाला प्रश्न भी हम देख लेते हैं। जो 5वें नंबर का मैं रिक्त स्थान पढ़ रही हूँ उसमें लिखा है देश शब्दों में से देश शब्द छांटकर लिखें। अब दो विकल्प दिए हुए हैं, उपयुक्त और उपर्युक्त। अब इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प कहाँ आएगा ये समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर एक प्रश्न और लेकर आई हूँ। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता है। प्रश्न है निम्न शब्द युग्म के अर्थ छांटिए। पहला दिया है बहु और बहु शब्द युग्म का अर्थ है। ए विकल्प पे लिखा सूची बुद्धि, बी विकल्प पे लिखा बहुत वधु, सी विकल्प पे लिखा नृत्य बहुत और डी विकल्प पर लिखा उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर भी हमें बताना है कि पहले बहु और दूसरे बहु दोनों का अलग अलग अर्थ क्या है। इसी तरह दूसरा प्रश्न, सकल शक्ल शब्द युग्म का अर्थ है। ए पर लिखा है सारा सूरत, बी पर भी लिखा है सूरत सारा, सी पर लिखा है सफल सूरत और डी पर लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब शक्ल का मतलब तो हम आराम से समझ सकते हैं सूरत, लेकिन सूरत शब्द हमारे दो दो विकल्पों में लिखे हुए हैं, तो फिर हम किसे उत्तर माने, सकल का अर्थ क्या हुआ। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों के अर्थ देखना और उनके विकल्प चुनना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा प्रश्न है श्रवण श्रमण शब्द युग्म का अर्थ है संन्यास वैराग्य, कान सुनना सुनना बौद्ध सन्यासी और डी विकल्प है व्यक्ति घूमना। अब इनमें से कौन सा विकल्प इनके सही अर्थ के रूप में चुना जाए। यहाँ पर इसी तरह के कंफ्यूजन हमें बने रहते हैं, तो आइए इसी से संबंधित मैं जानकारी आपको दे दूं ताकि आप इस तरह के प्रश्नों को चुटकी बजाकर हल कर सकें। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो सुनने और पढ़ने में तो एक समान लगते हैं, पर उनके अर्थ में भिन्नता होती है। यदि उनके उच्चारण या लिखने में त्रुटि आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ पर मैं ऐसे ही शब्दों को लेकर उपस्थित हुई हूँ और वो शब्द हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, जिन्हें इंग्लिश में होमोफोन्स कहा जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म को परीक्षा में अलग अलग रूप में पूछा जाता है। कभी कभी इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द के रूप में कहा जाता है, तो कभी समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के रूप में, तो कभी समध्वनि
भिन्नार्थक शब्द तो कभी समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, इन्हें इंग्लिश में होमोनिम्स भी कहते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, इसीलिए मैंने आपको इनके जो अलग अलग नाम है वो सब बता दिए। यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहेंगे, तो सबसे पहले आप शब्द पर ही ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है श्रुति सम। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और सम यानी समान, यानी जो सुनने में समान लगे। भिन्नार्थक लेकिन अर्थ जिनका भिन्न हो, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इसे परिभाषा के रूप में कैसे जानेंगे, ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान उच्चारण, वर्तनी एवं प्रयोग से करनी चाहिए। ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर, इस देश में कई देश हैं। अब यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिया है, जो वाक्य लिया है, उसमें 2 स्थान खाली हैं। इन दोनों स्थानों पर क्या आएगा, भवन या भुवन, इन दोनों में से एक विकल्प आना है। तो कहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा, इसकी हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसकी पहचान, यहाँ ध्यान दीजिएगा। भवन का अर्थ होता है घर, जबकि भुवन का अर्थ होता है संसार। तो यहाँ पर पहला विकल्प हम लगा के देखेंगे। इस भुवन में यानी इस संसार में कई भवन हैं, यानी कई घर हैं। यानी पहले में हम ये भुवन लिखेंगे और दूसरे में हम ये भवन लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे के और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग अनर्थ कर देगा। यदि हम इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आइए ऐसे कुछ और शब्द देखें जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले अंतर। अंतर का अगर हम अर्थ देखें तो होता है हृदय, भिन्नता। फिर अंदर का अर्थ देखें जो कि अंतर के समान ही दिख रहा है, तो इसका अर्थ होता है भीतर। अब इन दोनों में कितना अंतर है। इसी तरह से दूसरा देखिए, अली और अली, यहाँ पर भी ल में छोटी ई की मात्रा, जबकि नीचे वाले में बड़ी ई की मात्रा है, और ज़्यादा कोई अंतर नहीं। बोलने में लगभग दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो इनके अगर हम अर्थ देखें तो अली का अर्थ होता है भंवरा, जिसे भौरा भी कहा जाता है। और दूसरा है अली, अली का अर्थ है सखी या मित्र। यहाँ पर कितना अंतर आ गया, आप खुद समझ सकते हैं कि यदि वाक्यों का प्रयोग करते समय हम इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दें तो हमारा अर्थ ही बदल जाएगा। इसी तरह से अविराम और अभिराम। अविराम का अर्थ होता है बिना रुके। देखिए, अविराम, विराम यानी रुकना, और अ लगा देने से ये हो गया अविराम यानी न रुकना, यानी बिना रुके। और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। यहाँ अगला एक और शब्द बता देती हूँ, अन्न। अन्न और अन्य, यहाँ पर अन्न और अन्य भी लगभग एक जैसे। अन्न का अर्थ हो गया अनाज और अन्य का अर्थ हो गया दूसरा। इसी तरह से अनल और अनिल। अब इसमें अनल में ई की मात्रा नहीं है और अनिल में ई की मात्रा है, लेकिन दोनों का अर्थ कितना अलग है। एक छोटी ई की मात्रा ने क्या किया, आग को हवा में बदल दिया। यानी अनल का अर्थ आग है, जबकि अनिल का अर्थ हवा है। और अगर मान लीजिए कि हम इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर देते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि जहाँ हवा की आवश्यकता थी वहाँ आग लग जाएगी। इसी तरह से एक और प्रयोग देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में। उपेक्षा का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है परवाह न करना। दोनों का कितना अंतर है, यहाँ अ लगा, यहाँ ऊ लगा। अ और ऊ ने बिल्कुल शब्द के अर्थ को ही बदल दिया।
अब यहाँ अगला देखिए, आधी और आधी। आधी और आधी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आधी का अर्थ है मानसिक रोग, और जबकि आधी का मतलब हुआ आधा हिस्सा। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द बता देती हूँ, आंधी, जिसके ऊपर यहाँ पर चंद्रबिंदु लग जाता है, आंधी। तो यहाँ आंधी का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि जो तूफानी हवाएं चलती हैं उन्हें हम आंधी कहते हैं। तो एक थोड़ा सा अंतर, या ये कहना चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा भी गलत कुछ कर देते हैं तो हमारे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इसी तरह से आदि और आदि, यहाँ पर भी देखिए, द में छोटी की मात्रा, द में बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा आदि लिखने पर इसका अर्थ होगा आरंभ, जबकि आदि द में बड़ी की मात्रा लगाने पर इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त, यानी कि लत, जिसको हम लत भी बोलते हैं। अब इसी तरह से आकर और आकार, यहाँ क में आ की मात्रा नहीं, यहाँ क में आ की मात्रा है। अगर आ की मात्रा न लगाएं तो अर्थ होगा खान या भंडार, जबकि आकार का अर्थ हो गया आकृति। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अवलंब, अवलंब का अर्थ हुआ सहारा, जबकि इसमें छोटी की मात्रा अगर हमने लगा दी तो ये बन गया अविलंब। अविलंब का अर्थ हो गया तुरंत। इसी तरह से अवधि, अवधि का अगर हम अर्थ देखें, जो कि अभी मैंने आपसे प्रश्न में पूछा भी था, तो अवधि का अर्थ हो गया समय या सीमा, ठीक है, समय सीमा। जबकि अवधि, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, यदि हम उसे देखें तो उसका अर्थ होता है अवध की भाषा, जिसका प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। इसी तरह से अंश और अंश, अंश और अंश, स सरोते का, श शक्कर का, इतना अंतर भर, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। अगर हम अंश को देखें तो इसका अर्थ होता है कंधा, जबकि अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। इसी तरह आगे के और शब्द देख लेते हैं। आगे के शब्दों में है आसन और आसन्न। अब यहाँ पर आसन और आसन्न को देखिए। आसन का अर्थ होता है बैठने के लिए बिछोना, जबकि यदि हम आसन्न का अर्थ देखें तो आसन्न का अर्थ हुआ निकट होना। इसी तरह यदि हम उपयुक्त का अर्थ देखें तो उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक या उचित, ये भी हमारे रिक्त स्थान में था। जबकि उपर्युक्त का अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ऊपर कहा या ऊपर लिखा गया। और का अगर हम अर्थ देखें तो मतलब होता है तरफ, यानी किस ओर चले आप, तो तब हम ये और का प्रयोग करते हैं। और का मतलब होता है अन्य, यानी कोई और, कोई दूसरा, और इसके अलावा तथा एवं की जगह पर भी हम और का प्रयोग करते हैं, और यानी कि एंड, इंग्लिश का एंड। फिर इसी तरह से कली और कली। अब यहाँ पर कली और कली के अंतर्गत देखिए आप, कली ल में छोटी की मात्रा, जिसका मतलब अगर हम देखें तो होता है कलयुग, और कली अगर ल में बड़ी की मात्रा लगा दी जाए तो उसका अर्थ होगा अर्ध खिला फूल। इसी तरह से कर्म और क्रम। कर्म का अगर हम अर्थ देखें तो कर्म का अर्थ होता है कार्य या काम, और क्रम का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है सिलसिला, जिसे हम इंग्लिश में लाइन वाइज भी बोलते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है कोश। कोश का अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है खजाना, जबकि कोश जिसके अंदर शक्कर का है, जिसका अर्थ हुआ शब्द भंडार। हम बोलते हैं शब्दकोश, इसे इंग्लिश में हम डिक्शनरी भी बोलते हैं। फिर इसी तरह कुल और कुल। कुल का अर्थ हुआ खानदान या पूरा या सब। इसी तरह से कुल का अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है किनारा। इसी तरह गज, गज का अर्थ हुआ हाथी, लेकिन एक जरा सी नीचे डॉट लगा दी, जिसको कि नुक्ता कहा जाता है। अगर ये नुक्ता लगा दिया जाए तो गज का अर्थ होगा एक नाप, एक गज का लेके आया हूं मैं, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये गज है और ये गज है। आप समझ सकते हैं कि एक डॉट ने कितना अंतर कर दिया, यानी एक छोटा सा बिंदु भी हिंदी में बहुत महत्व रखता है। फिर इसी तरह ग्रह और गृह। ये ग्रह के अंतर्गत ये जो नीचे मात्रा लगी है इसे पदेन की मात्रा कहते हैं। ये आधा मतलब ये र की मात्रा है, ये र बता रहा है कि हमारा जो ग है
वह आधा है और र पूरा है, उन दोनों को मिलाकर ये अक्षर बना है ग्रह, जिसका अगर हम अर्थ देखें तो होता है नक्षत्र यानी कि 9 ग्रह। और गृह इसके अंतर्गत ऋषि की मात्रा है, जिसका अर्थ होता है घर। फिर है गधा और गधा। सुनकर ही हंसी आ गई होगी आप लोगों को। गधा का मतलब हुआ एक प्रकार का हथियार, जबकि यदि हम गधा का अर्थ देखें तो गधा का अर्थ होता है एक प्रकार का जानवर। तो अब यहाँ पर बारी आती है कि जो मैंने प्रारंभ में आपको रिक्त स्थान बताए थे उनके अर्थ भी बता दिए जाएं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न था कि हमें अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना चाहिए, तो इसमें हम पहला वाला जो हमारा उत्तर है उसे राइट मानेंगे, यानी ध में छोटी की मात्रा वाला अवधि उत्तर हमारा सही है। इसी तरह से अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, रमेश और सुरेश ने देश पर बैठकर नदी पार की, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो तरणी लिखा हुआ है इसका अर्थ और इसका तरणी का अर्थ अलग अलग है। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो जो पहले वाला तरणी का अर्थ है वो है सूरज, जबकि दूसरे तरणी का अर्थ है नाव। अब यहाँ पर तरणी सूरज लिखा तो सूरज पर बैठकर तो नदी पार नहीं करेंगे, तो ये तरणी नाव पर बैठकर नदी पार की। आप बिल्कुल सही उत्तर चुनते जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगला जो हमारा है उसके अंतर्गत देख लेते हैं। आज मेरा परीक्षा देश घोषित होगा, तो यहाँ परिणाम आएगा कि परिमाण आएगा। परिणाम का अर्थ हुआ हमारा फल या नतीजा, जबकि परिमाण का अर्थ हुआ माप या तोल, माप तोल। तो यहाँ पर आज मेरा परीक्षा परिणाम यानी नतीजा, तो हम ये पहले विकल्प को चुनेंगे। यहाँ आपने उत्तर चुन लिया होगा क्योंकि लगभग ये शब्द सभी को आता है। अगला है राष्ट्र देश के सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया, तो यहाँ संघ और संघ लिखा हुआ है, तो संघ यानी कि एक समुदाय और संघ यानी साथ में। तो यहाँ राष्ट्र संघ के सभी लोगों ने संघ मिलकर निर्णय लिया, तो ये पहले में उत्तर आ जाएगा और ये दूसरे में उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है देश शब्दों में से देश शब्द छांट कर लिखें। तो अब इनके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत भी जो हमें 2 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक विकल्प को चुनेंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे पहला उपयुक्त लिखा, दूसरा उपर्युक्त। उपयुक्त का अगर हम अर्थ देखें तो उपयुक्त का अर्थ मैंने जैसा कि आपको बताया था उचित, और उपर्युक्त का मतलब ऊपर कहा गया या लिखा गया। तो यहाँ उपर्युक्त शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांट कर लिखिए, यानी ये पहले नंबर पर आएगा और ये दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यहाँ ये उत्तर पूर्ण हुए। अब यहाँ देखिए कि कौन सा सही उत्तर होगा बहु और बहु शब्द युग्म का। तो पहले वाले बहु का अर्थ हुआ बहुत, और जबकि बहु का अर्थ हुआ वधू। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, दूसरे वाले के अंतर्गत इसी तरह दूसरे वाले में सकल और शक्ल, जिसमें शक्ल का अर्थ सूरत तो आप समझ ही गए थे, लेकिन यहाँ 2 जगह पर सूरत लिखा हुआ है, तो इनमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर सकल का अर्थ होता है सारा, यानी कि हमारा जो पहला विकल्प है वह इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह श्रवण और श्रमण शब्द युग में कौन सा अर्थ सही है, तो संन्यास वैराग्य, कान सुनना, सुनना बौद्ध सन्यासी, और व्यक्ति घूमना। जैसा कि श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ये तो लगभग हम समझ गए थे, लेकिन श्रवण का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बौद्ध सन्यासी। तो हमारा सी विकल्प जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगर आप इसके आगे और भी शब्द जानना चाहते हैं और भी आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लेकर उपस्थित हूँ।